हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है टॉपिक है वो है रेयर डिसीजेस का। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक डायरेक्टिव दिया है जिसमें वो रेयर डिसीज़ के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी पॉसिबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दिया है। तो ये रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है और क्या कर रही है, इसी पे डिस्कशन रहेगा आज का हमारा इस टॉपिक का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेयर डिसीजेस एंड ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। रेयर डिसीजेस को WHO ऐसे डिफाइन करता है कि ये वो डेबिलिटेटिंग और लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती हैं। डेबिलिटेटिंग मतलब जो किसी पर्सन को बहुत ही सीवियर तरीके से डिसेबल्ड कर देती है, उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये ऐसी डेबिलिटेटिंग और लाइफ लॉन्ग मतलब ये लाइफ टाइम चलने वाली ऐसी डिसीजेज़ हैं जो 1000 में एक या एक से कम इंडिविजुअल जो होते हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसी डिसीजेज़ जो 1000 में से एक या एक से कम इंसान में हमको देखने के लिए मिलती हैं, इन टाइप की डिसीजेज़ को WHO रेयर डिसीजेज़ की तरह क्लासीफाई करता है। प्रीविलेंस की बात करें इंडिया में तो वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 7000 रेयर डिसीजेज़ हैं, जिनमें से इंडिया में 55 मेडिकल कंडीशंस मिलती हैं जिनको हम रेयर डिसीजेज़ की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल देखें तो ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एटेक्सिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, कॉन्जिनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। ऐसी कुछ एक छोटी सी लिस्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल लिस्ट कि आप कभी अपनी आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेशनल रजिस्ट्री है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नेशनल रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये NRROID ये रजिस्ट्री जो है ये डाटा रिकॉर्ड या डाटा स्टोर रखती है, रिकॉर्ड रखती है कि इंडिया में कितने कंट्री में कितने लोग रेयर डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। तो अभी करेंटली ये डाटा क्या बोलता है कि हमारे इंडिया में 14,472 पीपल हैं जो रेयर डिसीज़ के पेशेंट हैं। अगर फैक्ट की या स्टेटिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। 80% डिसीज़ जो होती हैं रेयर डिसीज़ ये बर्थ के टाइम पे ही होती हैं और जेनेटिक इन नेचर होती हैं, मतलब बर्थ के बाद होने वाली रेयर डिसीज़ सिर्फ 20% हैं। इसके अलावा रेयर डिसीज़ के साथ जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनमें से 50% की 1 साल के अंदर ही डेथ हो जाती है। इंडिया में अगर नंबर की बात करें तो 9 से 10 करोड़ लोग हैं जो बेसिकली रेयर डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ग्लोबल पेशेंट मतलब ग्लोबली जितने लोग रेयर डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसका 25% सिर्फ इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम रेयर डिसीज़ का क्लासिफिकेशन देखें कि रेयर डिसीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है तो रेयर डिसीज़ को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वो डिसीज़ आती हैं जिनको हम एक बार किसी एक ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव प्रोसीजर, कोई भी एक प्रोसीजर कंडक्ट करके, मेडिकल प्रोसीजर जो उसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, एक कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कंडक्ट करके एक बार में उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम सर्जरी या फिर स्टेम सेल थेरेपी जैसे कि बोन मैरो डोनेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों से हम ट्रीट कर सकते हैं। ये एक बार के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। दूसरा ग्रुप 2 डिसीज़ हैं, ये वो डिसीज़ हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों, ये दोनों में बेसिकली वो डिसीज़ आती हैं जो लॉन्ग टर्म है और जो लाइफ लॉन्ग बनी रहती हैं, जिनका वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रुप 2 में वो डिसीज़ आती हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है वो रिलेटिवली थोड़ा कम कॉस्टली है, लेकिन इसमें आपको रेगुलर चेकअप कराना होता है। ग्रुप 3 में वो डिसीज़ आती हैं जिनके इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल तो हैं, ये लाइफ लॉन्ग होती है ये भी, लेकिन इनके इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके ट्रीटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मेडिसिन आती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और रेगुलर चेकअप तो ठीक है, इसका लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट कराना होता है। मतलब ये ग्रुप 2 की डिसीज़ की तरह नहीं है कि टाइम पे अगर केयर नहीं करी गई या टाइम पे चेक नहीं कराया गया तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ग्रुप 3 में वो डिसीज़ आती हैं जिनमें कंटिन्यूस मैनेजमेंट लगता है, डे टू डे लाइफ में आपको रोज़ अपना मैनेजमेंट या केयर रखनी पड़ती है उन डिसीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज़ के रेयर डिसीज़ आती हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इनके ट्रीटमेंट एक्सेस करने में। पहला, एक तो थेरेपीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। सिर्फ 5% रेयर डिसीज़, जितनी भी रेयर डिसीज़ हैं उनके सिर्फ 5% है जिनके लिए इफेक्टिव थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा, पेशेंट केयर गैप, 10 में से 1 पेशेंट या 1 से भी कम पेशेंट हैं जिनको उनकी डिसीज़ से स्पेसिफिक केयर मिल पाती है, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और तीसरा, हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग जो ट्रीटमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिससे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है।
अगर हम फंडिंग की बात करें, जैसा कि हमको एक चीज़ समझ में आई कि इन ट्रीटमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनकी फंडिंग की। तो हमारी फंडिंग की पॉलिसी क्या है? तो उसके लिए हमारी एक पॉलिसी है रेयर डिसीज से डील करने के लिए, दैट इज़ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस NPRD। ये पॉलिसी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी और इसके अंदर में गवर्नमेंट पेशेंट को, रेयर डिसीज से सफ़र करने वाले पेशेंट को 50 लाख रुपीस तक का असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड कि वो किसी आइडेंटिफाइड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस द कंट्री कुछ मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है जहाँ पे इन रेयर डिसीजेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिल्ली में जो एम्स है, चंडीगढ़ में PGIMR है, देन उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है कोलकाता में। ये कुछ सेंटर हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी निकाला है, दैट इज़ डिजिटल क्राउड फंडिंग पोर्टल। ये डिजिटल क्राउड फंडिंग पोर्टल के अंदर में गवर्नमेंट, ये इनिशिएटिव के अंदर में, ये 2022 में इनिशिएट किया था पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर में गवर्नमेंट पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप वॉलंटरी कोई डोनेशन करना चाहते हैं किसी पेशेंट को रेयर डिसीज से सफ़र करने वाले, तो आप वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंट का नाम और उसकी वो कौन सी रेयर डिसीज से सफ़र कर रहा है ये प्लेटफॉर्म पे मेंशन रहता है। उसकी एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है उसकी डिसीज़ की, ये भी उस पोर्टल पे मेंशन रहता है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बैंक डिटेल, मतलब जिस सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बैंक अकाउंट का डिटेल होता है, जिससे आप उस सेंटर को पैसे भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट ने अगस्त 24 में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 24 करोड़ रुपीस रिलीज़ किए हैं उन्होंने रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट के लिए। प्रीवियस में भी अच्छा खासा एलोकेशन हुआ है, जैसे 23-24 में 74 करोड़ रुपीस जो हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को रिलीज़ किए गए थे रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा एडिशनली 35 करोड़ रुपीस भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे थे स्पेसिफिकली रेयर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। कोई इक्विपमेंट लगते हैं तो उन इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं ड्रग्स की। पहली प्रॉब्लम तो थी फाइनेंसिंग की, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ड्रग्स की। ये ड्रग्स जो होती हैं इनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं देर आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स के साथ क्या क्या इशू हैं कि उनको एक्सेस करने में, पहला तो इनकी डेवलपमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न बिंग ये दवाई की जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत छोटा है। रेयर डिसीज से बहुत कम लोग सफ़र करते हैं तो ड्रग्स ज़्यादा खरीदने वाले लोग नहीं हैं। बट एज़ कम्पेयर टू दैट कंपनीज़ को इनके R&D में बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, तो इसके कारण उनकी कॉस्ट रिकवरी बड़ा मुश्किल होता है। और उस कॉस्ट रिकवरी को करने के लिए वो इन ड्रग्स की प्राइसेस को हाई रखती है, जिससे पेशेंट को वो दवाई खरीदना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन का प्रोविज़न नहीं है। जैसे इंडिया में बहुत कम कंपनीज़ है जो रेयर डिसीज़ की ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती हैं या खुद ने बनाई है। तो मतलब हमारी फॉरेन ड्रग कंपनीज़ के ऊपर इन ऑर्फन ड्रग्स को खरीदने के लिए डिपेंडेंसी बनी हुई है। और ये डिपेंडेंसी जो है वो हाई कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ उनको हाई प्राइस में बेचती हैं। अगर हम लोकली इनको इन ड्रग्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करते हैं, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है उसके लिए, तो उस केस में इनकी प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। देन उसके बाद कस्टम्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई पेशेंट ऑर्फन ड्रग ऑर्डर करता है तो उसके लिए GST से और कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया है। लेकिन अगर कोई कंपनी, ड्रग कंपनी, फार्मा कंपनी अगर इसको इंपोर्ट करती है रेयर डिसीज़ की ड्रग्स को, तो उस पर 11% कस्टम ड्यूटी और 12% GST लगता है, जिससे ड्रग्स और एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के लिए 30 डेज़ की डेडलाइन सेट करी है कि वो ये दवाइयों के ऊपर जो कस्टम, GST और इनकम टैक्स के लॉ लगते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराए। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ भी हैं, जैसे ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर प्राइस कंट्रोल। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने ऑर्फन ड्रग्स को प्राइस कंट्रोल से एग्जेम्प्ट कर दिया था। प्राइस कंट्रोल का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कुछ दवाइयों पे प्राइसेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि इससे ज़्यादा उन दवाइयों के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी रेस्ट्रिक्शन ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर उन्होंने हटा दी थी, जिससे दवाइयों की कंपनियां इनकी प्राइस किसी भी एक्सटेंट तक रख सकती हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग राइट्स, गवर्नमेंट जो है, कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट जो है अगर उनको लगता है कि ये दवाई एक्सेसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट को खुद पेटेंट एक्ट का यूज़ करके उसके अंदर में किसी थर्ड पार्टी को या तो अलाउ कर देना चाहिए उन ड्रग्स को बनाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट को खुद वो ड्रग्स बनाने की कोशिश करना चाहिए। मतलब राइट्स लेके उस कंपनी से खरीद के और रॉयल्टी पे करके उनको वो चीज़ बनानी चाहिए।
देन उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ गैप हैं, जैसे हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत पुअर है, मतलब फंडिंग प्रॉपर नहीं है अप्रोप्रिएट, तो उस कारण से इन दवाइयों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप फार्मा कंपनी से नेगोशिएट करिए कि वो दवाइयों के प्राइसेस कितने कम से कम रख सकते हैं लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि लोगों के पास इस दवाइयों का एक्सेसिबिलिटी बढ़े। देन इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी डिलेज भी हैं, जैसे सिर्फ प्राइसिंग और ड्रग्स का इशू नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इशू है। जैसे क्या इशू है कि गवर्नमेंट जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ड्रग्स को एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उन ड्रग्स के अप्रूवल में काफ़ी टाइम लेती है। दिस इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो ये यूएस बेस्ड एक सेरेप्टा थेरेपेटिक्स है, जो बहुत टाइम से इसने अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, ऐसी नेशनल रेयर ड्रग्स कमिटी डिसीज़ कमिटी कहती है। इसके बाद इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एम्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दवाइयाँ खरीद के मंगाते हैं, क्योंकि ये डिले होता है यहाँ पे, जिससे टाइमली ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो आई होप दिस रेयर डिसीज इशू इज़ क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रेयर डिसीज़ के लिए करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रेयर डिसीज़ जो है ये फ्यूअर देन 1000 से कम इंडिविजुअल, थाउजेंड्स में से 1 इंडिविजुअल से कम को इफेक्ट करते हैं। दूसरा, लेस देन 5% ऑफ रेयर डिसीजेज हैव इफेक्टिव थेरेपीज अवेलेबल, 5% से भी कम रेयर डिसीज से सफ़र करने वाले लोगों के लिए इफेक्टिव थेरेपीज अवेलेबल हैं। और तीसरा, NPRD नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़, ये 2023 में लॉन्च हुई थी। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उसके हिसाब से ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर लिख के बताना है। आई विल वेट योर आंसर। इसके बाद देखते हैं मेंस का क्वेश्चन। तो मेंस के क्वेश्चन में क्वेश्चन है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ रेयर डिसीजेस, प्लस हाउ कैन सच इनिशिएटिव कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स इन हेल्थ केयर। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन है, इसका रेयर डिसीज़ के कंटेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऐसे पोर्टल हमारे लिए अच्छे होते हैं, इनका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये दोनों चीज़ें हमको डिस्कस करना है। और साथ साथ में इस टाइप के जो इनिशिएटिव होते हैं, ये डिजिटल इनिशिएटिव जो लोगों का भी पार्टिसिपेशन मांगते हैं, वो गवर्नमेंट के एफर्ट को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा। अगेन आपके आंसर के यहाँ पे 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में आप डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे कि ये रेयर डिसीज़ क्या होती हैं, किनको बोलते हैं, WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद बॉडी पार्ट में आप डायरेक्टली इसका सिग्निफिकेंस नहीं लिखेंगे डिजिटल पोर्टल का। बॉडी पार्ट आपका आंसर में 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में आप लिखेंगे कि रेयर डिसीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हैं। ब्रीफ में लिखना है बहुत, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो 2 से 3 पॉइंट में आप इसको ख़त्म करेंगे कि रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद आप आएंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें आप ये लिखेंगे कि डिजिटल पोर्टल क्यों सिग्निफिकेंट है और वो इन इश्यूज़ से डील करने में कैसे हेल्प करता है। तो 3 से 4 पॉइंट ऑफ डिजिटल पोर्टल के बारे में लिखेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद आप सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि इस टाइप के एफर्ट गवर्नमेंट के एफर्ट को, इस टाइप के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहीं पे ये 3-4 पॉइंट लिखने के बाद आप ये लिखेंगे एक पैराग्राफ में कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको कैसे ये कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करते हैं, और ये आपका बॉडी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको कंक्लूजन में आना होगा, जिसमें आप कंक्लूजन में SDG गोल के बारे में लिख सकते हैं, जो हेल्थ फॉर ऑल की डिमांड करता है कि हेल्दी लिविंग सबके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के SDG गोल को यूज़ करके प्लस हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो गुड हेल्थ फॉर ऑल एनविसेज करता है, तो उसमें रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के भी प्रोविज़न रखना चाहिए, ऐसा भी आप रिकमेंडेशन यहाँ पे दे सकते हैं। दिस विल कंप्लीट योर मेंस आंसर। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. इस लेक्चर की, इस टॉपिक की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है ल्यूमिन IAS फाउंडेशन नाम से ही, जिसकी लिंक आपको नीचे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, जिसे आप लाइक कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट फॉलो करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहा है मेंटरशिप का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस
इस साल 2025 2026 कभी किसी भी ईयर के लिए आप पर्टिकुलरली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंटरशिप का प्रोग्राम अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली कॉल बैक करके कांटेक्ट करेगी और आपके सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेगी। और अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।